नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज हम फिर से देखने वाले हैं साइंस के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप चाहे रेलवे के किसी भी विभाग की तैयारी कर रहे होंगे, आपको ऐसे प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसे प्रश्न जो है हमेशा एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए सीधे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, 30 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत लैंप तथा 6 ओम प्रतिरोध का एक चालक 6 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा? दोस्तों, यहाँ पर क्या बोल रहा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है ना, और बताना है कुल प्रतिरोध। दोस्तों, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस हो जाएगा आपका R3, यानी कि टोटल जितना भी है वो जुड़ जाएगा, है ना। यानी कि अगर और होगा तो और जुड़ते चला जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, 30 ओम दिया हुआ है और 6 ओम दिया हुआ है। टोटल कितना हो जाएगा? 30 ओम प्लस 6 ओम, यानी कि टोटल 36 ओम हो जाएगा, है ना। यानी कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो 36 ओम। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल गोभी एक प्राकृतिक संसूचक है। क्या बोल रहा है कि लाल गोभी जो है यह एक प्राकृतिक संसूचक है जो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग रंग देता है। जब इसे क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो रंग में क्या परिवर्तन होता है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि नीला हरा हो जाता है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि चूंकि दोस्तों लाल गोभी एक प्राकृतिक संसूचक है, जब इसे क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो रंग में क्या परिवर्तन होता है? तो नीला हरा हो जाता है। और दोस्तों, यदि इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में क्या होगा कि यह लाल रंग में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। दोस्तों, यहाँ क्षारीय और अम्लीयता की बात उठी है तो मैं आपको बता दूं, इसे जो है पीएच स्केल द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? पीएच स्केल द्वारा, है ना, जो कि 0 से 14 तक होता है। कितना होता है? 0 से 14 तक होता है। दोस्तों, इसमें हम उदासीनता की बात करें तो उदासीनता की मात्रा कितना होता है? तो 7 होता है ना, 7 होता है। और वहीं 7 से नीचे की बात करें तो 7 से 0 तक ये क्या हो जाएगा? आपका अम्लीयता हो जाएगा, है ना, यानी कि अम्ल हो जाएगा। और 7 से 14 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? आपका क्षार हो जाएगा, है ना। इसे याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, इसलिए आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मत्स्य किसके कारण होते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विषाणु। विषाणु इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मस्सा जो होता है विषाणु के कारण होता है। दोस्तों, मस्सा होता क्या है? मस्सा जो है आपका गर्दन में या फिर हाथ में या फिर पैर में, शरीर में, आपको कहीं भी हो सकता है ना, जो कि एक मांस जैसा उभार होता है। क्या होता है? मांस जैसा उभार होता है, जो कि दर्द नहीं देता है ना। यह क्या है? यह विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, एक विद्युत परिपथ में 3 लैंप हैं जो कि ए, बी और सी के समानांतर में क्रमशः 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम प्रतिरोध लगे हैं, और लैंप के सिरों पर 60 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। तो परिपथ में कुल शक्ति का अपव्यय ज्ञात करना है ना। दोस्तों, यहाँ क्या बोल रहा है कि 3 लैंप हैं जो कि समानांतर क्रम में है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। इसको हम पुट करेंगे, क्या हो जाएगा? 1/RP बराबर 1/R1। R1 कितना है? तो R1 आपका है 10 ओम, प्लस 1/R2। R2 कितना है? तो 20 ओम है, प्लस 1/R3। R3 कितना दिया हुआ है? तो 30 ओम है। अब 10, 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा 60, यानी 10 छक्का 60 प्लस 20 तिया 60 प्लस 30 दूना 60, यानी कि 1/RP बराबर कितना हो जाएगा आपका? 1/RP हो जाएगा आपका 6 3 9 और 2 11, 11/60, है ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा कि RP निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? RP बराबर हो जाएगा आपका 60/11, है ना। ये आपका आ जाएगा RP। RP का मतलब क्या होता है दोस्तों? RP का मतलब यहाँ पर आपका हो गया कुल प्रतिरोध, है ना। अब आगे प्रश्न क्या बोल रहा है कि कुल शक्ति निकालना है ना, कुल शक्ति निकालना है। तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू क्या होता है? V²/R। V² होता है। अब P बराबर क्या हो जाएगा आपका? V का मान कितना दिया हुआ है? तो 60 वोल्ट दिया हुआ है ना, 60 वोल्ट दिया हुआ है। चूँकि स्क्वायर में है तो उसको क्या करेंगे? 60 गुना 60, है ना।
अब यहाँ पर आर की बात करें दोस्तों, तो आर का मान कितना आया था हमारा, आर का मान आया था 60/11। इसको हम नीचे लिखेंगे 60। चूँकि दोस्तों 11 नीचे है, इसलिए इसको पलटी कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 11, है ना। अब काट लेंगे इसको, 60 कट जाएगा। अब 60 को 11 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, पी बराबर आपका आ जाएगा 66660, यानी कि 660, 660 क्या आ जाएगा, वाट आ जाएगा, है ना। यानी एक ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, है ना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थान कहाँ है। सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छोटी आंत। छोटी आंत इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पर होता है, तो छोटी आंत में होता है। दोस्तों यहाँ पर छोटी आंत की बात करें तो यह जो है 3 भागों में बटा हुआ है। कितना भाग में, 3 भाग में, है ना। पहला ड्यूडेनम हो गया, दूसरा जेजुनम हो गया और तीसरा एलियम हो गया। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ये आपका अमाशय हो गया। क्या हो गया आपका, अमाशय हो गया, है ना। और इससे क्या होता है कि आपका छोटी आंत निकलता है ना। यही आपका क्या हो गया, ये आपका ड्यूडेनम हो जाएगा। और ये जो आपका घूमता है, ये आपका जो घूमता है क्या हो जाएगा, आपका जुजेनम हो जाएगा। और लास्ट में आपका जो ये इस तरह से आता है, क्या हो गया आपका, एलियम हो जाएगा, है ना। इसे याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, इसलिए आपको याद रखना है ना। अगला प्रश्न है, एक वस्तु 18 सेंटीमीटर दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण द्वारा निर्मित आवर्धन क्या होगा, ये बताना है। दोस्तों इस प्रश्न में फोकस दूरी दिया हुआ है और बीम की दूरी दिया हुआ है ना। क्या क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी दिया हुआ है कितना, एफ बराबर दिया हुआ है मेरा -18 सेंटीमीटर। और यू कितना दिया हुआ है, तो यू दिया हुआ है -12 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या है दोस्तों, हम कि दर्पण का फॉर्मूला बैठाएंगे और इसमें हम भी का मान निकालेंगे, है ना। भी का मान इसमें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब एफ का मान पुट करते हैं, आप कितना है, -18 हो जाएगा, बराबर भी का मान निकालना है प्लस 1/u। यू का मान कितना है, -12, है ना। अब क्या करेंगे, देखिए -1/भी इधर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा -1/12 प्लस 1/18, है ना। अब -1/भी बराबर कितना हो जाएगा, 12 18 कैल्सियम कितना आ जाएगा, तो 12 गुने 18 कर लेते हैं। अब -18 हो जाएगा यहाँ पर और प्लस 12 हो जाएगा। अब 1/भी बराबर कितना हो जाएगा, -6/12 गुना 18। अब इसको काट लेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, 6 दूना 12, यानी कि 1/भी बराबर कितना हो जाएगा, 1/36। इसी में मेरा भी का मान निकल गया, कितना निकला, भी बराबर हो गया मेरा 36, है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम आवर्धन का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो आवर्धन फॉर्मूला क्या होता है, आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर -v/u, है ना। अब चूंकि भी का मान निकल गया मेरा, तो कितना निकला, 36 निकला। यू का मान कितना मेरा, यू का मान है -12, माइनस माइनस काट लेंगे, 12 या 36, कितना आया, एम का मान कितना आया, तो मेरा 3 आया, है ना, +3 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा 20 सही हो जाएगा, है ना। 3 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब हम पानी से भरे एक स्विमिंग पूल के फर्श का निरीक्षण करते हैं तो हमें पूल कैसा दिखाई देता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वास्तव में जितना गहरा होता है उससे कम दिखाई देता है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जब हम पानी से भरे एक स्विमिंग पूल के फर्श का निरीक्षण करते हैं तो उस कंडीशन में हमें पूल कैसे दिखाई देता है, तो वास्तव में जितना गहरा होता है उससे कम गहरा दिखाई देता है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आपूर्ति की जाने वाली आम घरेलू बिजली निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक को संगमरमर के रूप में जाना जाता है। क्या बोल रहा है, संगमरमर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, है ना। इसे याद रखिएगा दोस्तों, इससे प्रश्न बनता है, इसलिए इसे याद रखिएगा, है ना। और दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो इसे जो है संगमरमर के साथ साथ चौक, चूने का पत्थर इत्यादि के नामों से भी जाना जाता है ना। इसे याद रखिएगा, क्या क्या, चौक और चूने का पत्थर। अगला प्रश्न है,
फर्न के पौधे में बीजाणु कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि पत्तों के नीचे, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि फर्न के पौधे में बीजाणु कहाँ पाए जाते हैं, तो पत्तों के नीचे पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या बोल रहा है दोस्तों, कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों होता क्या है कि बहुत से विद्यार्थी जो होते हैं एग्जाम देते हैं ना, तो उसमें गौर नहीं करते हैं कि प्रश्न बोल क्या रहा है ना, प्रश्न बोल क्या रहा है। यहाँ पर गौर करना है कि क्या बोल रहा है, कि कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, उस समय नोबेल गैसों की खोज नहीं हुई थी। बिल्कुल सही दोस्तों, उसमें क्या है कि नोबेल गैस की खोज नहीं हुई थी, है ना। यह ऑप्शन सही है। क्षार धातुओं की तरह हाइड्रोजन समान सूत्रों वाले यौगिक बनाने के लिए हैलोजन ऑक्सीजन और सल्फर के साथ प्रतिक्रिया करता है। यह भी ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों को कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया था। दोस्तों यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया गया था। दोस्तों यह ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों उसमें क्या है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया था, है ना। ऑप्शन नंबर, इसलिए डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से अर्धधातुओं की सही जोड़ी का चयन करें। दोस्तों ये प्रश्न बोल रहा है कि चार ऑप्शन में से अर्धधातु का जो सही जोड़ा बता रहा है उसको चयन करना है ना। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है यह अर्धधातुओं का सही जोड़ा बताता है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अर्धधातु की बात करें तो बोरोन, ऑर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सब क्या है, ये सब अर्धधातु हैं। इसे भी याद रखिएगा, है ना, यहाँ से प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, यदि गोली दर्पण से किसी प्रतिबिंब का आवर्धन -1.38 है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वास्तविक, उल्टा और बड़ा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न बोल रहा है कि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन जो है -1.38 दिया हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें यदि आवर्धन का मान 1 से अधिक दिया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आभासी होगा और छोटा होगा, है ना, आभासी होगा और छोटा होगा। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा कि बड़ा दिया हुआ है ना, बड़ा दिया हुआ है और वास्तविक दिया हुआ है। चूँकि 1 से कम है, 1 से कम है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बड़ा हो जाएगा और वास्तविक हो जाएगा, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि वास्तविक, उल्टा और बड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि आयोडीन घोल। आयोडीन घोल इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आयोडीन घोल का उपयोग जो है भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जानवर के शरीर का तापमान जो है वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि पक्षी और स्तनधारी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, है ना। यानी कि दोस्तों पक्षी और स्तनधारी का शरीर जो है, यानी कि इसका शरीर का तापमान जो है वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं करता है। दोस्तों इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा कि ये जीव जो है, ये जानवर जो है, ये गर्म रक्त वाले जानवर हैं ना, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, नाभिक एक नाभिकीय झिल्ली द्वारा खाली स्थान से अलग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि कोशिका द्रव्य, है ना, कोशिका द्रव्य इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि नाभिक एक नाभिकीय झिल्ली से किसके द्वारा अलग होता है, तो कोशिका द्रव्य के द्वारा अलग होता है। दोस्तों मेरे सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।